हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू स्टडी ऑनलाइन। आज हम सीधी कुछ टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर का कंप्लीट जो भी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है उसको कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट ज़रूरी नहीं है और आपको पेपर जो है वो थोड़े टफ भी आ रहे हैं, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का कि कैसे कुछ आपने सोल्यूशंस देने हैं और क्या क्या रिवाइज करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि क्वेश्चन 1 है, क्योंकि ये बेसिक है, आपको आता भी होगा कि व्हाट डज़ द इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है दैट मीन्स क्लोज पाथ। तो यहाँ पे एक कंटिन्यू और क्लोज पाथ अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिक सर्किट करंट फ्लो। मतलब आपके पास कोई सर्किट है, अगर ऐसा है और इसमें दैट मीन्स की कनेक्शन, अगर आपके पास की जो दे रखी है वो ओपन है, यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा रखी है और ये की ओपन है, तो सर्किट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो एक कंटिन्यू क्लोज पाथ होता है। अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो कंटिन्यूस क्लोज पाथ फ्रॉम विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या होता है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, पर एम्पियर को डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए करंट का फॉर्मूला। करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फॉर्मूला रहता है आपका करंट का। तो इस केस में आपकी यूनिट एम्पियर है। तो 1 एम्पियर बनाने के लिए, 1 एम्पियर को बनाने के लिए एक चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो दैट मीन्स कि एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में कितना अमाउंट में फ्लो करता है वो मेज़र करेगा आपका 1 एम्पियर फॉर्म है। कि इफ़ अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड दैट मीन्स 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर का फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया कि 1 कूलम/सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक कंस्टिट्यूएंट्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ अ चार्ज। तो आपके पास क्या दे रखा है कि कूलम ऑफ द कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट इन 1 कूलम चार्ज। मतलब कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमें पता करना है। तो आपको पता क्या होना चाहिए, यू नो दैट आपके पास वन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है कूलम की फॉर्म में। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो आपके पास टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज की वैल्यू जो है वो 1 कूलम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें 1 कूलम पूछा हुआ है और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ कूलम की वैल्यू दे रखी है। आपको पता है कि चार्ज जो होता है, एक चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने, तो एन की वैल्यू पता करनी है। तो टोटल चार्ज मतलब क्यू की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 1 कूलम है और एन हमें पता करना है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर कूलम की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। तो आपने 1 एन निकालने के लिए 1/1/10 10⁻⁻19, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 6.25 इंटू 10⁻18। क्या है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम के अंदर 1 कूलम हैविंग 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, एमसीक्यूज में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके नेक्स्ट पेज का है, दैट मीन्स नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कंडक्टर मेंटेन करने के लिए कौन से डिवाइस लगाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वो आपकी बैटरी है। ठीक है, बैटरी का काम ही क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट करके रखना। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल, मतलब एक एंड में अगर सर्किट से करंट फ्लो करना है, तो अगर बैटरी का मतलब क्या होता है कि एक में पोटेंशियल हाई होगा, एक में लो होगा, तभी करंट जो होगा वो फ्लो करेगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि दोनों एंड्स में बराबर होगा पोटेंशियल, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा आपके सर्किट में। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सी डिवाइस है, बैटरी है, जिसका काम क्या है, दैट मीन्स की पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज 1 कूलम, सॉरी 1 वोल्ट। कि वन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कब कहा जाता है, कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब बनता है। ठीक है, तो उस केस में आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बनती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज said that is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge of electric charge from one point to another। मतलब कि यहाँ से एक ये पॉइंट है A से B में, ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज जब मूव करके B में पहुँचता है तो उसने 1 जूल ऑफ वर्क डन जब किया होगा तो उनके बीच में पोटेंशियल क्या होगा 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट, तो क्या बनेगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन रहेगी कि 1 पोटेंशियल दैट मीन्स कि व्हेन 1 वोल्ट इज सेड टू बी sorry the potential difference between the two point is 1 volt if 1 joule of work done in moving 1 coulomb of charge of electric charge from one point to another। ठीक है, तो उस केस में आपके वैल्यू ये बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है, आप इसको एक बार रीड करो, देखो क्या आप क्या गिवन लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ हुआ पड़ा है। ओके, तो आपके पास क्या क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 1 वोल्ट बैटरी। तो आपके पास क्या बनता है फॉर्मूला, पहली बात तो आपको बस पता होना चाहिए वोल्ट, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, अभी पढ़ा था हमने, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो 1 वोल्ट की वैल्यू आपके पास गिवन है और 1 कूलम, ईच कूलम का मतलब होता है 1 कूलम। ठीक है, तो चार्ज, एक चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है और आपके वोल्ट की वैल्यू 6 V है। तो वर्क डन पूछ रखा है ना, हाउ मच एनर्जी पूछा है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वोल्ट इनटू चार्ज। तो 1 वोल्ट की वैल्यू 6 है और 1 कूलम वैल्यू दे रखी है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 6 जूल, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो जूल में मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 209 का था। इसमें क्वेश्चन क्या था ऑन पहला क्या क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन सेम ही है, एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो किस पे डिपेंड करती है। या तो फिर उसने क्वेश्चन पूछा था 2018 में कि लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड्स। ठीक है, तो आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section। अब इनको मर्ज करेंगे तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो रेजिस्टेंस अपॉन दिस लेंथ अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला है। इसी चीज़ को आपने दैट मीन्स की फॉर्म में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। एक पॉइंट आप लिखेंगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द लेंथ, एंड सेकंड पॉइंट लिखेंगे द रेजिस्टेंस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड थर्ड लिखेंगे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ अ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो ये 3 ही पॉइंट्स आपने फैक्टर्स में देने हैं, और अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको बेटर याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विल करंट फ्लो मोर ईजली थ्रू थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू अ सेम सोर्स एंड वाई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि करंट जो होता है वो थिक, मतलब थिक मोटी वायर से फ्लो इजी करेगा या थिन वायर से इजी फ्लो करेगा। अब और दोनों सेम ही मटेरियल के बने, लेट्स सपोज कि कॉपर के बने हुए दोनों। ठीक है, और वो पूछ रहा है कि विल करंट फ्लो मोर ईजली थ्रू द थिक वायर और थिन वायर। ठीक है, सेम सोर्स है, सेम सब कुछ दे रखा है, सोर्स का मतलब सेम बैटरी कनेक्ट करके रखी है हमने जिससे करंट फ्लो करेगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, एरिया, किसका एरिया ज़्यादा है और किसका कम। अब आपको ओम्स लॉ याद होगा। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और आपने इसको इक्वल कराया था तो IR बना था। ठीक है, अगर मैं करंट को एक जगह छोड़ दूं तो क्या बनेगा V/R, और इसको क्या लिखते हैं, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। और अगर करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है
तो उस केस में समझने के लिए अगर हमें करंट और रेजिस्टेंस का क्योंकि रिलेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, थिक और थिन की बात हो रही थी, ठीक है। तो अब इस केस में क्या बोलेंगे हम, अब आपको फॉर्मूला याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो होता था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है, राइट। अगर एरिया ज़्यादा होगा, ये हाई होगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा, ऑटोमेटिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ लिख दूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी यहाँ पे लिख दूँ, 1 सेकेंड, इसको मैं इजी कर देती हूँ थोड़ा सा समझने के लिए, ये पॉइंट्स, हाँ इससे पता लग ही जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर तो हो ही गया है, मैं ये साइड में लिख देती हूँ, है ना, तभी पता लगेगा। नाउ अगेन 1 सेकेंड, कलर राइट। तो आपके पास क्या बोला मैंने कि आपके पास करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होता है, राइट। अब आपके पास रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है ना। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो करंट बहुत ईजिली ट्रैवल करेगा, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे। अगर एक क्रॉस सेक्शन एरिया उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पर सेकंड, 4 इलेक्ट्रॉन मूव करें, पर छोटा सा एरिया होगा तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन से जो करंट बनेगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन से मूव करेगा तो कम करंट बनेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है तो वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ज़्यादा करंट, ठीक है। तो इस केस में सबसे ईजी करंट फ्लो किस में करेगा, थिक में, थिन के कंपैरिजन। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसका करंट फ्लो भी ज़्यादा होगा। क्यों, इसका आपका रीज़न क्या मिला आपको कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये दिमाग में रखना है। मेन केस ये है, आपको ये ध्यान रखना है। एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस हाई होगा। ये थोड़ा सा आपको ट्रिक याद रखनी है। तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या आया कि थिक वायर में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा और थिन में लेस फ्लो करेगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट केस है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपकी बुक का। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस two ends of a component decrease to half of its formal value. What change will be occur in the current through it? अब उसने क्या बोला कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो रेजिस्टेंस को कांस्टेंट बना दिया उसने, ठीक है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंपोनेंट, और रेजिस्टेंस की जगह उन्होंने पोटेंशियल को क्या कर दिया, पुराना पोटेंशियल के कंपैरिजन नया वाला उसका हाफ हो गया, यही लिखा है, ठीक है। यही राइट किया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंपोनेंट डिक्रीजेज टू हाफ, कि पहले पोटेंशियल वी था अब वी हाफ कर दिया, नया पोटेंशियल ये आ गया। तो वो पूछ रहा कि करंट में क्या होगा फिर। अगर अब यहाँ पे 2 पॉइंट सिचुएशन ले लेते हैं कि पहली बात तो जो करंट था वो फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई आर था, ये फॉर्मूला बन रहा था वहाँ पे। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। अब नया क्या आ गया, उसने कहा कि नया फॉर्मूला क्या आया, पोटेंशियल, न्यू पोटेंशियल होगा तो नया करंट ही होगा। अब आपको पता है कि नया वाला जो पोटेंशियल है वो पुराने का हाफ है, क्योंकि पुराना हाफ गया है, तो करंट क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। पोटेंशियल हाफ होगा तो बताओ क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वी की वैल्यू पुट करनी है पुराने की, क्या आ जाएगी, आई आर अपॉन 2 इज इक्वल टू आई डैश आर, आर से आर कैंसिल क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। अब मैं यहीं पे कर देती हूँ आई अपॉन 2 इज इक्वल टू आई डैश, तो नया करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ। इसका मतलब कि कोई चेंज नहीं होगा अगर पोटेंशियल हाफ होगा, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, इससे बहुत ईजी हो जाएगा कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। अगर ये इंक्रीज़ करेगा तो ये भी इंक्रीज़ करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा तो ये भी डिक्रीज़ करेगा, पर किस तरीके से करेगा वो आपको पता लग गया क्या, कि वोल्टेज अगर हाफ हो गई तो करंट भी हाफ होगा बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। बस ये याद रखना कि करंट थ्रू द कंपोनेंट आल्सो डिक्रीज टू हाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड ऑफ एनी अलॉय रादर दैन द प्योर मेटल, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये।
क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयन का जो कॉइल होता है वो एलॉय से क्यों बनाया जाता है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल। एलॉय क्या होता है पहले तो ये बताओ, और प्योर मेटल तो आपको पता ही है, ठीक है। तो एलॉय जो होता है दैट मीन्स कि उसकी मेटल की जो दैट मीन्स की ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए नहीं उसको ठीक करने के लिए हम एलॉय बनाते हैं, ठीक है। एलॉय जो होता है वो मेटल्स का और सब कुछ ऐसे मटेरियल्स का मिक्सचर हो जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो बेटर हो जाती है जिस काम के लिए हमें चाहिए, ठीक है। तो आप या नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें साथ में दे रखा है, वाई आर एलॉयज कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, गिव रीजन, ठीक है। तो कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयंस एंड अदर हीटिंग डिवाइस आर मेड अप ऑफ एलॉय rather than प्योर मेटल बिकॉज रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है एलॉय की, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, आपकी जो रेजिस्टिविटी होती है एलॉय की इज़ मच हायर, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय क्या होती है वो हायर होती है, ग्रेटर देन होती है ऑफ मेटल, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है इसके कंपैरिजन। सेकंड पॉइंट क्या है, रेजिस्टिविटी तो क्या समझ आया कि रेजिस्टिविटी का मतलब होगा कि वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। एलॉय जो होगा, अगर मतलब ये एलॉय की मेटल पीस है और ये मेटल का पीस है मान लेते हैं, और इनमें से दोनों में सेम करंट मूव कर रहा है, तो इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब वो ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएगा आपस में और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल ऐसे करता है, ऐसे जिग जैग मोशन में एक एंड से दूसरे एंड, और जब वो ऐसा जिग जैग मोशन में मूव करता है उसका मतलब है वो हिट कर रहा है, मतलब धीरे धीरे टकरा के आ रहा है और टकराने से वो हीट प्रोड्यूस करता है। और उसकी वजह से आपका टोस्टर का काम क्या है, इलेक्ट्रिक आयन का काम क्या है, हीट प्रोवाइड करना, तो जूल हीटिंग इफेक्ट का केस बनता है इसमें, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए तभी वो हीटिंग मटेरियल की तरह काम करेगा। तो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो हाई है, ठीक है। दूसरा केस क्या आ गया कि आपके पास एलॉय तो रेजिस्टिविटी तो हाई है, ये जो सिंबल आया ये रेजिस्टिविटी का है, ठीक है। और सेकंड क्या हो जाता है, एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, कि एलॉय की जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं होती, एलॉय हैव नो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन समझते हैं कि एयर की प्रेजेंस में जब वो एलॉय गर्म होता है तो वो अपने आप को क्रोजन इफेक्ट नहीं देता, हाई टेम्परेचर पे दैट मीन्स कि कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता, बट रेड हॉट हो जाता है, ठीक है, रेड हॉट हाई टेम्परेचर पे। पर मेटल का अगर मेटल का केस लेते हैं तो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है और खुद ही टूटता रहता है धीरे धीरे और उसका क्रोजन हो जाता है। एलॉय का क्रोजन नहीं होता, तो इसका क्या आंसर बनता है, 2 पॉइंट्स है कि रेजिस्टिविटी डजेंट हैपन और एलॉय ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इसकी वजह से दोनों ही टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयन की तरह काम करने के लिए एलॉय को यूज़ किया जाता है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट केस करते हैं, सॉरी है पेज नंबर 213 का था, तो उसमें क्वेश्चन 1 था जिसमें उसने कहा था ऐसा सिस्टमेटिकली ड्रॉ करने के लिए। तो क्वेश्चन में हाँ अब ध्यान रखना, आप कहेंगे कि मैम ये तो बहुत ही ईजी है और ये क्यों ही आपने डाला है, क्योंकि आंसर तो मैंने यहाँ पे दे ही दिया है। पर आपको ध्यान रखना कि पेपर में कुछ भी कंस्ट्रक्शन के लिए दे सकता है वो बनाने के लिए, ठीक है। तो आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है क्योंकि जब बच्चा क्वेश्चन रीड करता है उसको पता है आ गया, बस आ ही गया, बहुत ईजी है बहुत ईजी है, बट ऐसा नहीं है। ईजी तो ठीक है आपके लिए हो सकता है, बट अगर आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है क्या चीज़ क्या नहीं है, तो उस टाइम पे बहुत अवेयर होकर क्वेश्चन को रीड करना है और अच्छे से साइड में पॉइंट्स लिख लो कि क्या क्या मीनिंग है, उसके बाद ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसमें सिस्टमेटिकली डायग्राम ड्रॉ करने को कहा था, एक बैटरी लगानी है जो 3 सेल वाली, तो यहाँ देखो बैटरी 3 सेल वाली, ऐसा नहीं है आप बैटरी कुछ भी लगा ली, चल अपनी मर्जी से 2 लगा देते हैं, चल यही स्कूल में पढ़ाते हैं और यही लगा दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बैटरी को आपने ऐसे रीड किया, उसमें 3 सेल्स हैं, एक सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ये एक सेल है 1 सेल, 2 सेल लगाने तो ये अच्छा ये पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से, तो बीच में गैप छोड़ना है आपने। तो ये बैटरी का साइन है, ठीक है। बैटरी कनेक्ट करिए प्लस और नेगेटिव एंड, फिर 2 2 2 करके उन्होंने बताया, तो 6 वोल्ट की बैटरी लगाए रखी है इन्होंने, 3 सेल लगाए हैं, ईच 2 वोल्ट का मेंशन किया ना इन्होंने। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का ही है कि इसका आपने
क्या करना है, कनेक्टेड सीरीज़ में है और सोल्यूशन दो इसका, सिस्टमेटिकली कनेक्ट कर दिया, प्लग लगा दिया है, करंट का फ्लो दिखाना है क्योंकि पॉजिटिव से करंट फ्लो करता है और नेगेटिव में जाके वो कलेक्ट होता है, ठीक है, पॉजिटिव से बाहर जाता है करंट। क्या बोला मैंने कि करंट जो है वो पॉजिटिव से बाहर निकलता है और पूरे सर्किट में घूम के नेगेटिव में वो कलेक्ट कर लेता है, इस तरीके से पूरा करंट फ्लो करता था कंटिन्यूसली। अब क्वेश्चन क्या है कि इसका सोल्यूशन करो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है कि रीड्रॉ करो सर्किट को और पुटिंग अ एमीटर टू मेजर अ करंट, ठीक है, थ्रू अ रजिस्टर एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये ऐसा दे रखा है आपको, वेट अ सेकेंड, तो आपके पास क्या दे रखा है, इन्होंने सर्किट में फिर से बना देती हूँ और साइड में सोल्यूशन भी कर देंगे। आपके पास सर्किट में उसने कहा है कि आपके पास ये 5 वो ओम्स का है, ये 8 का है और ये 12 का है, ठीक है, ये 5 ओम है, सॉरी ऐसे तो मिटता नहीं है इससे, चलो एक सेकेंड, इसको रब कर देते हैं अच्छे से। हाँ, अब आपको फिर से अच्छे से दिखेगा ये, ओके डन। हाँ, तो ब्लैक यूज़ करूँ, तो ये 5 है और ये 8 है, ओम्स नहीं लगा रही हूँ, यूनिट्स आप पेपर में लगाना, ठीक है, अगेन तो ये 5 है, ये 8 है और ये 12 है, तो इनको तो आप ऐड करेंगे क्योंकि ये सीरीज़ में है, तो 5 + 8 + 5 + 8 + 12, तो कितना बन जाएगा आपके पास रेजिस्टेंस जो होगी, अगर ऐड करेंगे आप तो टोटल एक रेजिस्टेंस जो बनेगी वो 25 ओम की बन जाएगी, इनको प्लस करेंगे ना 5 + 8 + 12 को, तो आपने इसको सम अप करा तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना आ जाएगा 25 ओम्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला कि पूरे सर्किट का, क्योंकि अगर पिछले वाला सर्किट जो था ये था, ठीक है, इसी सर्किट की बात करें, इस सर्किट में यहाँ पे उसने कहा कि एमीटर भी लगाओ, यहाँ पे मान लो एमीटर लगा दिया, ठीक है, वो रीडिंग बताएगा एमीटर, करंट पूरा सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है, और साथ में वो ये 12 ओम्स के ऊपर एक वोल्ट मीटर लगाओ और बताओ कि इसका अकेले का वोल्टेज कितनी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, पहले बात इसके ऊपर रीडिंग बतानी है, तो उसके लिए हमें पहले सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा, इसके तभी हम क्या निकाल सकते, टोटल करंट इन द सर्किट निकाल सकते हैं। तो आपके पास I = क्या बन जाएगा, V/R, ये फॉर्मूला बनता है, टोटल आपके पास रेजिस्टेंस कितनी है और वोल्टेज कितनी है, तो वोल्टेज कितनी है बैटरी की 6 है, ठीक है, अगर मैं इसको नीचे क्वेश्चन करूँ तो आपके पास V = IR होता है ना, तो I = V/R हो गया, V की वैल्यू 6 है और रेजिस्टेंस की 25 थी, सॉल्व करेंगे तो 0.24 एम्पियर करके करंट आ जाएगा आपका, ठीक है, करंट की वैल्यू इन द सर्किट, पूरे सर्किट में कितना था। दूसरा क्वेश्चन आता है आपके पास कि रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, तो फॉर्मूला V = IR है, ठीक है, अब करंट जो है वो सीरीज़ में फ्लो कर रहा है तो सबका करंट सेम ही होगा, कितना करंट है 0.24 एम्पियर, तो वो सारा सब इसमें भी सेम फ्लो कर रहा है, इसमें भी सेम फ्लो कर रहा है और इसमें भी, क्यों, क्योंकि ये एक वन एंड, इन सबका वन एंड और लास्ट एंड सेम है नहीं नॉट सेम है, डिफरेंट है, ठीक है, सीरीज़ में जो करंट होता है वो सेम होता है, क्लियर है, सीरीज़ में करंट सब रेजिस्टेंस का सेम होता है। अब इसमें क्या है, उसने पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का पूछा है तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू और उसका करंट लेना है, वोल्ट की इसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, तो क्या करना है आपने, आई की वैल्यू तो आपकी दे रखी है 0.24 निकाली अभी और रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 है, सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2.88 वोल्टेज आंसर आ जाएगा, ट्राई करके देख लो, ठीक है। वैसे बाकी वोल्टेज का भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इस केस में यहाँ पे 8 का भी पता कर सकते हैं हम, 5 का भी पता कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे, अगर 8 का पता करना होगा तो आई की वैल्यू कितनी 0.24 और 8 की वैल्यू, और सॉल्व करेंगे इसकी आंसर आ जाएगा, सेम ऊपर वाले का भी पॉइंट क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका नेक्स्ट पेज पे 216 पे कि जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत टफ है, तो पहली बात तो क्वेश्चन में पहले रेजिस्टेंस उसने ये दे रखा है कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम ही है,
और दूसरे की बहुत ज़्यादा है, 10⁶ ओम है, ठीक है। और एक बार इसको सीरीज में कनेक्ट करा, आई थिंक नहीं पैरेलल में ही कनेक्ट करा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है कि R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 होता है। 1/1 की वैल्यू तो ठीक है, प्लस 1/ कितनी वैल्यू 1060 लगा लो। अब 60 तो मतलब 1 + 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है, 0 0 1। अब इसको प्लस करें तो 1.00001 ये वैल्यू है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है 1 के। तो इसका मतलब इक्वलेंट रेजिस्टेंस किससे दैट मीन्स कि कम बोल सकते हैं। क्यों कम बोलेंगे, क्योंकि इसको मैंने अपॉन में भी करना है, ये तो 1 है ना, पर क्योंकि वहाँ पे 1/R है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1.00001। सॉल्व करेंगे तो ये लेस देन 1 ही आएगा। तो आपका टोटल सम ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने सिंपली इस केस में क्या लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे कि आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था इन दोनों का इज़ लेस देन 1 ओम। बस इतना लिख के क्वेश्चन छोड़ देना है। सेम इस केस में भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा इस केस में भी ऐसे ही करना है, सेम ही है, ठीक है। 1 + 1 R3 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे 10 लाख था, वहाँ पे फिर से ऐड कर दो 1000 और कर लो 0.001, यहाँ पे आ जाता 1 और प्लस करेंगे फिर भी वो भी 1 के बराबर आएगा, ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर, पर इसको नीचे अपॉन में डिवाइड करेंगे तो 1 लेस देन 1 आएगा। तो अगले वाले का क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन 1 ओम। तो दोनों का सेम ही आंसर बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये इजी क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन जब भी पेपर में आए तो इसको देख के डरना नहीं है कि इतना बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बस रीड करना ध्यान से, गिवन लिखना है क्या दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है, ठीक है। टोस्टर दे रखा है, उसकी रेजिस्टेंस आपके पास 50 ओम है। और वाटर फिल्टर रेजिस्टेंस, वाटर फिल्टर की रेजिस्टेंस 500 ओम है। आर कनेक्टेड ना पैरेलल में कनेक्ट करें, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करें और उनको सोर्स दे रखा है 220 वोल्ट का। इतना पहले तो इतना, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक as much current as the 3 appliance and what is the current through it, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि आपके पास रिकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपके पास कि आपके पास रेजिस्टेंस R है, R2 है, ठीक है, R2 है और R3 है। 1 सेकेंड, इसको थोड़ी बढ़ा लो, ठीक। तो आपके पास क्या है, अब उन्होंने कहा है कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस वाले आपके पास अप्लाइंसेस हैं ये सब किस में कनेक्टेड है, पैरेलल, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे शो कर देती हूँ डायग्राम कि आपको ध्यान रहे कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक और रेजिस्टेंस है और ये एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है। इन तीनों का सम, ठीक है, ये तो कनेक्टेड ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है। उन्होंने कहा कि एक और रेजिस्टेंस हम पेपर मतलब नेक्स्ट इसमें साथ में लगाएंगे, ठीक है। उसने कहा कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, क्योंकि आयरन कनेक्ट नहीं थी। अब इन्होंने कहा है कि हमने एक इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट करी है, सेम सोर्स दे रखा है, सेम सोर्स है दैट टेक एज मच एज करंट, जितना करंट इन सब में फ्लो करेगा उतना ही उसमें अकेले में फ्लो करेगा, ठीक है। तो बताओ कि उसमें टोटल करंट कितना है, क्योंकि वो भी कनेक्टेड है पैरेलल इनके साथ, ठीक है। ऐसे तो पहले क्या करेंगे हम, ये जितना, ठीक है, जितना इनका करंट होगा ना पेपर में जब हम सॉल्व करेंगे तो उतना ही इसका होगा, जितना रेजिस्टेंस इसका है उतना ही इसका निकलेगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे हम इसको, चलो सॉल्व करें। अब आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल है। तो आपके पास क्या है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + R2 + R3, इनको सॉल्व कर लो। 1/100 आ गया, प्लस 1/50 आ गया, प्लस 1/500 हो गया। सॉल्व करो इनको, सॉल्व करने से 16/500 आ जाएगा। और अगर ये 1/R की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 1/R की वैल्यू है तो उसको स्विच करो, R की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 500/16।
सॉल्व करेंगे तो 31.25 ओम्स आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और यही रेजिस्टेंस आपकी किसका होगा, आयरन का, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन जो कनेक्ट करिए। अब करंट टोटल सर्किट में कितना करंट है, V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगेगा ओम्स लॉ, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। V की वैल्यू आपकी टोटल 220 देखिए और टोटल रेजिस्टेंस 31.25। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 704 आंसर आना चाहिए, तो 707.04 एम्पियर करंट आएगा। तो ये जो आपने यहाँ पे लाइन लिखनी है, ठीक है, कि जितना करंट, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक आयन जो थी वो भी पैरेलल कनेक्टेड, तो जितना इन तीनों में करंट फ्लो करेगा उतना ही एक उस अकेले में करंट फ्लो करेगा। एक सिंपल सी वन लाइन लिख के आपने छोड़ देना है, ठीक है, उसको सॉल्व नहीं करना है, यही सॉल्व कर देना बस, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना सही रहेगा, इसमें कोई डाउट होगा तो मैसेज कर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, व्हाट आर द एडवांटेज what is the advantage of connecting electric devices in parallel with battery instead of connecting them in a series। कि एडवांटेज, अगर मैं पैरेलल में, ठीक है, इलेक्ट्रिक चीज़ों को पैरेलल में कनेक्ट करूँगी उसकी क्या एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू कि अगर मैं कोई भी अप्लायंस सीरीज में कनेक्ट करूँगी तो, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इस केस में सिंपल सा ध्यान रखना कि पैरेलल में जो इलेक्ट्रिक डिवाइस कनेक्ट होती है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू सीरीज़ में। सीरीज़ में अगर मैं अप्लायंस से कनेक्ट करती हूँ उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि ऐड हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, सम होता है इन सीरीज़ केस में, सीरीज़ में सम होता है, और इस केस में 1/R जो था वो सॉल्व होगा, ठीक है, ऐसा जैसा, मतलब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी, पर जो इक्वलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा ही लेस देन होता है गिवन रेजिस्टेंस के सम से, तो वो बेटर हुआ, ठीक है, ये बेटर हुआ कि पैरेलल में अगर अप्लायंसेस को कनेक्ट करेंगे तो उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, ये दिमाग में रखना है, और अगर अप्लायंसेस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे उन दोनों की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से करंट को अपोजिशन मिलेगा, ठीक है, ये आपने दिमाग में रखना है। तो पॉइंट्स क्या बन जाते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिकल जो भी पैरेलल सर्किट होते हैं वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस में अगर डिफेक्ट हुआ है, जैसे ये है, ठीक है, ये है और ये है, ठीक है, अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी, ऐसे भी, अगर मान लो इसमें डिफेक्ट आता है तो बाकी जो दोनों है वो दैट मीन्स कि नॉर्मली काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर ये ख़राब हो गया तो ये दोनों ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट करा होगा ऐसे, तो इसमें से अगर ये ख़राब हो गया सीरीज़ में तो ये दोनों वर्क भी नहीं करेंगे, तो दैट मीन्स सर्किट डेड हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि दैट मीन्स कि इफ़ द इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट इन केस ऑफ पैरेलल देन ऑल अदर अप्लायंसेस वर्क नॉर्मली। फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा। सेकंड केस में आप क्या बोलेंगे कि पैरेलल सर्किट जो होते हैं वो हर अप्लायंस के दैट मीन्स कि उनका अपना ओन स्विच होता है। जैसे मान लो ये आपका रूम ही है, इस रूम में ये कोई अप्लायंस लगा, फ़ैन है, अगले वाले में यहाँ पे टीवी लगाई, इसमें दैट मीन्स कुछ और चीज़ लगी है, लाइट लगी है, तो हर के लिए अपने स्विच है। ऐसा नहीं है कि इसको बंद करूँगी तो ये दोनों भी बंद हो जाएंगे, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दैट मीन्स मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ पैरेलल वाले सर्किट को। तो हाउसेस के अंदर जो सिस्टम सर्किट का लगा होता है वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है, पर घरों तक जो लाइट आती है वो सीरीज़ में कनेक्ट होती है। तभी तो अगर एक घर की लाइट पूरी चली जाती है, मतलब कहीं पूरी लाइन बंद करते हैं तो पूरे की पूरी कॉलोनी की लाइट चली जाती है ना, ऐसा होता है। तो विदाउट एनी अफेक्शन बोल रही हूँ, इफेक्टिंग अदर अप्लायंस वर्क इन केस ऑफ पैरेलल, बट इसमें नहीं ऐसा होता, ठीक है। अब लास्ट केस क्या बनेगा आपके पास इसमें, ठीक है, रेजिस्टेंस जो होती है वो पैरेलल में डिक्रीज होती है, पैरेलल की इक्वल रेजिस्टेंस जो होती है लेस देन सम ऑफ रेजिस्टेंस की होती है, बट यहाँ पे सीरीज़ में वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये हाउस होल्ड में यूज़ किया जाता है, जिसको नहीं करते हैं, ठीक है। सिंपल सा रूल है, करवाया भी होगा स्कूल में, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर भी रिवीजन के टाइम पे थोड़ा की पॉइंट्स बता रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला, फोर्थ इंपॉर्टेंट भी है। हाउ कैन 3 रजिस्टर फॉर रेजिस्टेंस 2, 3 and 6 कैन बी कनेक्टेड टू गिवन अ टोटल रेजिस्टेंसेस, कि मुझे एक रिजल्ट चाहिए 4 का और एक चाहिए 1 का, कि ये तीनों कनेक्ट करने इस तरीके से कि एक का आंसर पहले 4 आए और फिर इस तरीके से अरेंज करना कि उसका आंसर 1 ओम आए, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या है आपके पास, अब मैं क्या करूँ कि इसको कनेक्ट करके, तो ऐसा करते हैं पहले, तो ये क्या है R1 है
ये R2 है और ये R3 है, ठीक है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ दे रही हूँ ऊपर पहले वाले का पार्ट का, कि 2 और 3 और 6 को मैंने कनेक्ट करा है। अब मान लेते हैं मैंने 2 को ऐसे 2 ओम को ऐसे कनेक्ट करा और 3 और R2 और R3 को कनेक्ट करा सीरीज पैरेलल में, सॉरी 2 और ये 3 और ये 6 है। 2 प्लस क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। इसको अलग सॉल्व करो पहले, ठीक है। 1/3 प्लस 1/6 सॉल्व करेंगे तो 3/6 हो जाएगा, कट करेंगे तो 2, मतलब 1/2 आ रहा है 1/r की वैल्यू का, तो इसकी वैल्यू तो आ रही ही है, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 ही है और दोनों का सम का वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो क्या आ जाएगा 4 ओम फर्स्ट पार्ट का। तो एक को सीरीज़ में लगाना है और दोनों को पैरेलल में। अगला केस है दैट मीन्स 1 ओम निकालने के लिए, 1 ओम लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 और 3 को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, मतलब फर्स्ट को भी पैरेलल में, सेकंड को भी पैरेलल में और थर्ड को भी पैरेलल में लगाते हैं। सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 सॉल्व करो, 6 एलसीएम ले लेंगे, इधर आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, 6/6 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1, तो आर की वैल्यू 1 ओम आ जाएगी। तो इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 1 सेकेंड, अच्छा 4 डन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 क्या है, what is the highest lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coil resistance, this। अब इनको क्या करना है, सभी को उठा के पहले एक बार सीरीज में सम अप करना है, और सब क्योंकि हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब देगा वो, जब इन तीनों चारों का रेजिस्टेंस का सम होगा, कि रेजिस्टेंस जो होती है सीरीज में सबसे ज़्यादा होती है। तो हम हाईएस्ट के लिए हमें इन सबको प्लस करना है, ठीक है, प्लस कर लो। तो प्लस करके कितना आना चाहिए 48 ओम। और अगर लोएस्ट दिखाना है तो आपको लोएस्ट में इन सब का क्या करना पड़ेगा, इनको आपको पैरेलल लेना पड़ेगा, ठीक है। 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, और इनकी 1/r की वैल्यू जो होगी ये सम अप करके 24 का एलसीएम ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, सॉरी प्लस 1 तो हो गई, तो 6 प्लस 6 12/24 कट करेंगे तो 1/2, तो आर की वैल्यू आपके पास 2 ओम आ जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने, 1 ओम की वैल्यू जो होती है, सॉरी 1/r को इसको पैरेलल के केस में लेना आपने, ठीक है। और पैरेलल में जब भी ये मैं एडवाइस कर रही हूँ कि 1/r 1/2 आ रहा है तो 2 की वैल्यू आपने स्विच कर लेनी है, ठीक है, पता लगा, रेसिप्रोकल करके लिखनी है, गलत मत लिख देते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, ठीक है, 218 पेज का है, टेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट ग्लो, सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लो नहीं करता, बट इलेक्ट्रिक हीटर का एलिमेंट देखा होगा आपने, ठीक है, इस तरीके से होता हुआ ऐसे ऐसे कुछ ऐसे सर्कल सा, और हीटर ग्लो करता है। ग्लो क्यों करता है एलिमेंट, और इलेक्ट्रिक हीटर ग्लो नहीं करता, क्या रीज़न रहेगा? ऑब्वियस इलेक्ट्रिक हीटर का हीटिंग एलिमेंट होता है वो निक्रोम से बना होता है, किसके बना होता है, निक्रोम से, ठीक है। और निक्रोम जो होता है, जब इसमें से, क्योंकि निक्रोम क्या है, ठीक है, वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है उसकी, क्रोम जो है वो एक एलॉय है, निकल क्रोमियम से मिक्स होके बना हुआ है, तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हाई दैट मीन्स कि पोटेंशियल डिफरेंस पे वो ग्लो करने शुरू करेगा, ठीक है। बट आपका जो इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसकी जो रॉड है वो कॉपर की बनी होती है। कॉपर क्या एक मेटल है, ठीक है, कॉपर मेटल की बनी होती है, इसलिए वो हीट प्रोड्यूस कर सकता है बट ग्लो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, हीटिंग एलिमेंट की रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई होती है,
और इसकी इलेक्ट्रिक हीटर की रेजिस्टेंस लो होती है क्योंकि कॉपर से बना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ निक्रोम विच हैविंग हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड दे वर्क इन हाई रेजिस्टेंस एंड प्रोवाइडिंग द हीट एंड आल्सो ग्लो, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर it made up of copper and having a low resistance as compared to nichrome, ठीक है, that's why the copper metal giving only heat not glue, ठीक है। now next question देखेंगे, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through the potential difference this, ठीक है, थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस दिस। अब क्वेश्चन पहले गिवन लिखो, आपके पास क्या क्या गिवन है। Q इज इक्वल टू क्या रहेगा, दिस कूलम, और आपके पास टाइम दे रखा है 1 आवर, पोटेंशियल दे रखा है, सॉरी पोटेंशियल 550 था, ठीक है, 50 था, 50 वोल्ट। अब क्वेश्चन उसने क्या पूछा, हीट जनरेटेड थ्रू दिस। तो आपके पास पहले तो फॉर्मूला, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो फॉर्मूला जो है वो जूल हीटिंग इफेक्ट का लगेगा कि H इज इक्वल टू I² RT, पर आपको ये नहीं लगाना है। आपके पास जो वर्क डन इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और चार्ज गिवन है, ठीक है, तो आपने वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि वर्क डन नथिंग बट हीट, मतलब Q, नॉट Q, सॉरी H, ठीक है, H की बराबर। तो H इज इक्वल टू V इंटू Q है, और V की वैल्यू कितनी है आपके पास 550, और कूलम की है 96,000, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 48 10⁻⁷ जूल आ जाएगा, और इसको और ठीक करना होगा तो 4.8, क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4.8 इंटू 10⁻⁶ जूल आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो आंसर क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या लगा, हीट इज इक्वल टू चार्ज इंटू वोल्ट, ये फॉर्मूला लगा है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। इलेक्ट्रिकल आयन ऑफ रेजिस्टेंस दिस एंड करंट दिस, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। इलेक्ट्रिक आयन है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपके पास 20 ओम, करंट दे रहा है आपके पास 5 एम्पियर, और टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। क्या कैलकुलेट करना है, हीट कैलकुलेट करना है, और H की वैल्यू फाइंड करनी है एक्चुअल में। अब इसमें अलग से दे रखा है, तो हीटिंग जूल हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला I² RT ही लगेगा, 5 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू 30 सेकेंड्स। अब ध्यान रखना कि सेकंड है मिनट है वो आपने चेक कर लेना है, क्योंकि पेपर में मिनट भी दे दिया होता है, और आप वैल्यू पुट करेंगे फटाफट और आंसर निकालेंगे, और क्वेश्चन जाके वहाँ पे मार्क्स गलत, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आपके पास है 25 इंटू 600, अब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 15,000 जूल आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁴ जूल भी आ जाता है। सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी होते हैं क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिकल मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम दिस वोल्ट एंड डिटरमाइन द पावर ऑफ अ मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर। अब क्वेश्चन में उन्होंने पावर भी पूछी है और एनर्जी भी, ठीक है। आपके पास क्या क्या दे रखा है, करंट की वैल्यू दे रखी है 5 वोल्ट की वैल्यू देखिए 220 वोल्ट, ठीक है, और टाइम दे रखा है 2 आवर। पावर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, पावर का फॉर्मूला लगाना है, और पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आवर्स दे रखे हैं, इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करो। 2 इंटू 1 आवर में हाउ मेनी सेकेंड्स, 1 आवर हैविंग 3600 सेकेंड, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 सेकेंड्स आ जाएंगी। पावर का फॉर्मूला था वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज क्या वैल्यू है आपके पास 220, और टाइम सॉरी करंट की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1100 वॉट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड में उसने एनर्जी पूछ रखी है
तो आपके पास एनर्जी जो होती है वो पावर इंटू टाइम भी होती है, एक फॉर्मूला। तो पावर तो आपने निकाल ही दी है, तो 1100 इंटू टाइम की वैल्यू आपके पास 72 दिस। अब सॉल्व करेंगे तो क्योंकि सॉल्व करो इसको तो आंसर आपका आना चाहिए कितना आना चाहिए, 1 सेकेंड, 7 को 1 से करो, 7 इंटू 27279 तो आएगा 79200, कितने ज़ीरो है, 40। तो 7.92 टेंस की पावर कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा आपके पास एनर्जी, जूल एनर्जी। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो शुरू करते हैं टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज़ का है, और एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट कि पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। मतलब कि आपके पास एक वायर है, ठीक है, जो आर रेजिस्टेंस की है। अगर मैं इस इक्वल पार्ट्स में 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ तो दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस का 1/5 पार्ट हर दैट मीन्स वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो आर इज़ इक्वल टू 5, आर इज़ इक्वल टू 5। तो उन्होंने पूछा है कि मैं इनको जो भी वायर्स हैं सबको इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड करके इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे एंड उसका इक्वल रेजिस्टेंस करके रेशो निकालेंगे, ठीक है, गिवन रेजिस्टेंस का और इक्वलेंट रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 1/r इक्वल टू 1/r/5, ठीक है, इस सम लाइक दिस। तो इसको अगर मैं एक्यूरेट फॉर्म में लिखूं तो 5/r प्लस 5/r, और ये कितने टाइम आ जाएगा, 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा 25/r। अब क्वेश्चन में उन्होंने 1/r डैश इज इक्वल टू 25/r, रेशो क्या पूछ रखी है, r/r डैश इज इक्वल टू 25, ये रेशो पूछ रखा है, तो आंसर आपका डी आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट मीन्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। तो इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट नहीं रिप्रेजेंट करता, तो पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर क्या होता है, V इंटू आई। अब यहाँ पे फर्स्ट सी तो है, अब V को और I को ओम्स लॉ की वैल्यू पुट करनी है, V इक्वल टू आई आर होता है, पुट दिस वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा पावर की वैल्यू। तो यहाँ पे ये टर्म भी है। अब उसके बाद अगर मैं इसी फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में आई की वैल्यू रिप्लेस कर दूँ, आई क्या बन जाता है, V/R। तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, V इंटू V/R। तो V स्क्वायर अपॉन R भी हो रहा है, तो ये बी डी ऑप्शन भी है, ए भी है, बट बी जो दिख रहा है ये नहीं प्रेजेंट कर रहा, तो ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 watt power. When it is operate on the 110 volt, the power consumed from it. पहली बात तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है। अब इस केस में इन्होंने वोल्टेज और पावर दे रखी है और एक नया वोल्टेज दे रखा है और उसमें नया पावर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें इनका कॉमन एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट भी निकाल सकते हैं बट हम इजी वे से तो नहीं कर सकते क्योंकि आंसर आई थिंक निकलेगा नहीं, ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, ठीक है। अगर वोल्टेज चेंज करेंगे तो करंट की वैल्यू वेरी करेगी, तो फिक्स तो रहेगी नहीं। तो क्या फिक्स रहता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हर केस में कॉमन रहेगा, इसलिए मुझे इस केस में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले कॉमन इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा और इस नए वोल्टेज की वैल्यू के साथ अप्लाई करके पावर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो पावर का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो V की वैल्यू आपके पास 220 इंटू 220 अपॉन R, R हमें दे नहीं रखा तो R को स्विच कर लो, ठीक है। R इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 100, सॉल्व करेंगे तो 484 ओम्स आ जाएगा। तो ये तो आ गया पावर रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब यही सेम फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई V स्क्वायर अपॉन R में फिर से लगाना है।
अब इस बार v की वैल्यू 110 है, 110 अपॉन r की वैल्यू 484 है। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 25 वोट आ जाएगा, तो आंसर डी बनेगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में टू कंडक्टर्स ऑफ वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स। अब आपके पास दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, सेम मटेरियल की बनी हुई है, इक्वल लेंथ की है, इक्वल डायमीटर, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, पहले उनको सीरीज में कनेक्ट करना है, फिर पैरेलल में कनेक्ट करना है, फिर उन दोनों की हीट का सीरीज का और हीट इन अ पैरेलल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब फॉर्मूले के लिए अपने नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, हम एक एक्स्ट्रा न्यू स्लाइड ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या बन रहा है। ठीक है, अब आपके पास एक वायर है जो सीरीज़ कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, वो सीरीज़ में कनेक्टेड है पहले, फिर उसके बाद उनको पैरेलल में कनेक्ट करा है। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट किया है, डन। अब इसकी वैल्यू आर है, इसकी वैल्यू भी आर ही होगी और इसकी भी आर है, क्योंकि सेम मटेरियल से बनी है तो सेम रेजिस्टेंस होगा दोनों का। तो पहले तो सीरीज़ इन पैरेलल निकालना पड़ेगा, तो आर प्लस आर बनेगा 2R, और पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस पैरेलल वाला जो बनेगा वो बनेगा, जैसे इसको पहले तो उसको लिख लेते हैं आर पी 1/r प्लस 1/r, तो 2/r बन जाएगा यहाँ पे। तो आर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस का हाफ। ठीक है, दो रेजिस्टेंस आपके पास मिल गए। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है हमने वैल्यू जो है, हमें क्या निकालना है, हीट आई स्क्वायर आर टी ऑफ अ सीरीज निकालना है, और हीट इन केस ऑफ पैरेलल निकालना है। ठीक है, इन दोनों का रेशो निकालना है फिर। ठीक है, तो करंट की वैल्यू, तो करंट तो हमने निकाला ही नहीं। अब इसके पास क्या है, टाइम तो सेम रहेगा, दोनों का टाइम सेम रहेगा। अब हमारे पास पावर की वैल्यू, पावर की वैल्यू तो नहीं लगेगी, वैल्यू पुट करेंगे हम डायरेक्ट इसमें। चलो पुट कर लेते हैं, आई स्क्वायर, और ये 2R इंटू टी है, तो 2I स्क्वायर आर टी बनाइए, और यहाँ पे आई पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आर की वैल्यू आर बाई टी का हाफ। अब इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, एच एस एच पी, तो 2I स्क्वायर आर टी, और यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी अपॉन 2, ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 to 4/1, तो क्या बनेगा 4:1। तो ऑप्शन क्या बन रहा है इसमें, ये डी ऑप्शन बन रहा है 4:1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। फिफ्थ पे सिंपल है कि हाउ इज़ अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल मीटर लगाना है और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं इन दोनों के पैरेलल में कनेक्ट करूँगी, जस्ट पैरेलल में। ठीक है, इसका फर्स्ट एंड इसके ए के साथ और इसका लास्ट एंड बी के कनेक्ट करेंगे, और उसकी वजह से हम वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस काउंट कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि वी कनेक्टेड वोल्ट मीटर इन पैरेलल, सिंपल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास है सिक्स्थ क्वेश्चन। ये आपका लेंथ वाइज है क्वेश्चन, चलो इसको करके देख लेते हैं, और इसको ध्यान से देखना है क्योंकि ये पेपर में ऐसा जैसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो क्वेश्चन में आपके पास क्या है, कॉपर वायर है, डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है, तो आपके पास डायमीटर जो है 0.5 mm है, मिलीमीटर है। पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर बन जाएगा, और रजिस्टिविटी की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर गिवन है। ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम। तो लेंथ फाइंड करनी है कि लेंथ की वैल्यू क्या होगी जो रेजिस्टेंस 10 बनाए। अब आपको फॉर्मूला पता, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। अब यहाँ पे एरिया डायरेक्टली दिया नहीं है, तो इसको क्या फॉर्मूला बनेगा, पाई, और यहाँ पे डायमीटर का हाफ है, तो डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, क्योंकि रेडियस क्या होता है, रेडियस इज द हाफ ऑफ अ डायमीटर, और रेडियस का स्क्वायर है तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर अपॉन 4। अब 4 रो एल बाय पाई डी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे।
अब आपके पास आर की वैल्यू ये है। अच्छा, आर की वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है। आर इज इक्वल टू रो एल, एल की वैल्यू फाइंड करनी है और पाई डी स्क्वेयर इंटू 4। तो इसको पहले स्विच ही कर लेते हैं। तो पाई डी स्क्वेयर आर अपॉन में रो और 4 आ जाएगा और इस साइड में जो बचेगा एल। तो एल की वैल्यू क्या बन जाएगी, वैल्यू पुट करेंगे 3.14 इंटू डायमीटर की वैल्यू कितनी थी, 2 टाइम्स थी 0.5, ठीक है। 0.5 टेंस की पावर -3 इंटू 0.5 इंटू टेंस की पावर -3 और रेडियस की वैल्यू आपके पास क्या है 10 है और रजिस्टिविटी की वैल्यू है 1.6 इंटू टेंस की पावर 8 माइनस इंटू और 4 की वैल्यू, ठीक है। अब इस सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपको मैं ये बता देती हूँ कि टेंस की पावर्स अलग सॉल्व करनी है और जो डिजिट टर्म है वो अलग सॉल्व करेंगे, जिसकी आपको ईजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 122.6 मीटर, ठीक है। तो लेंथ की वैल्यू क्या आएगी 122.6 अप्रॉक्सीमेटली सम क्वेश्चन वैल्यू आएगी। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेंथ की तो निकला ही, पर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो हाफ है यहाँ पे कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज़ डबल्ड, ठीक है। डायमीटर अगर डबल होगा तो रेजिस्टेंस क्या बनेगी, यही क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो हम एक और पेज ऐड ऑन कर लेते हैं इसमें, जिसकी वजह से आपको समझ आएगा। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि आपका जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर डबल कर दी जाएगी तो सॉरी डायमीटर डबल कर दिया है तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, ठीक है, कितना कम और ज़्यादा होगा। तो पहले फॉर्मूला क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस इज रो एल बाय होता है ए और इसको मॉडिफाई करते हैं तो क्या बन जाता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 बनता है ना। ये सिंपल फॉर्मूला है पाई डी स्क्वायर, ये इनिशियल कंडीशन है। पर अगर मैं डायमीटर जो है अब वो नया वाला डायमीटर डबल है पुराने का, तो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी रो एल इंटू 4 तो है ही था पाई और डी की जगह हम पुट करेंगे 2d का स्क्वायर। अब एल दिस 4 अपॉन 4 इंटू डी स्क्वायर, अगेन 4 से 4 कैंसिल, तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी रो सॉरी एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। अब इसमें देखो ये दो तीनों टर्म्स क्या हैं कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, ठीक है। तो इसका मतलब डायमीटर अगर डबल जो भी है तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करेगा, ठीक है। तो अगर डायमीटर डबल है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 1/4 टाइम्स। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो आर एस 2d का स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या बनेगा 1/4 टाइम्स 1/4 टाइम्स, ठीक है। तो इस केस में अगर रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस क्वेश्चन में क्या था कि रेजिस्टेंस आपकी 10 थी तो उसका 1/4 हो जाएगा नए में, तो कट करेंगे तो 2.5 रेजिस्टेंस रह जाएगी, क्योंकि अगर डायमीटर डबल है तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा गिवन रेजिस्टेंस का, क्लियर है। तो इस केस में 2.5 ओम की वैल्यू वेरी करेगी, ये आंसर बनेगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछला क्वेश्चन तो नहीं रह गया, ये 6th क्वेश्चन हो गया। नाउ 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन सिंपल है, आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ के केस में आपके पास ये टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है। एक को एक्स में लेना है, देखो करंट को आप एक्स में ले लो, उसमें इसको वाई में ले लो और ग्राफ बनाओगे तो एक स्लोप सी आ जाएगी, ठीक है। उस स्लोप में फर्स्ट और लास्ट एंड के 2 पॉइंट्स को लो और स्लोप फाइंड कर लो, तो उससे आपको क्या निकलाएगा रेजिस्टेंस निकलाएगा, क्योंकि ये जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ है उसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और जो आंसर है रेजिस्टेंस का वो आएगा 3.4 ओम, ठीक है। ये सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपने वैल्यूज़ पुट करनी है सिंपली, आप मैथ्स में भी करते हैं, ठीक है। तो स्लोप निकल आएगी और ये आएगी इसकी 3.4 अप्रॉक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज अ करंट 2.5 मिली एम्पेयर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। अब आपका सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे गिवन सब कुछ दे रखा है, ये वोल्टेज है, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस है, हमें पता नहीं है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, ठीक है। एंड करंट भी दे रखा है, तो करंट की वैल्यू है आपके पास 2.5 मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर में आपको पता है कि इसको खोल के 10 की पावर -3 एम्पेयर में लिखना पड़ेगा। तो पेपर में ध्यान देना है कि जब भी ये यूनिट्स आती हैं उनको केयरफुली लिख के कन्वर्ट करना, नहीं तो पेपर में मार्क्स नहीं आएंगे,
ठीक है, तो उस केस में आपके पास ये वैल्यू आ गई है करंट की, और वोल्टेज की वैल्यू आपके पास सिंपल है 12 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, आर की वैल्यू निकालनी है V अपॉन आई। V की वैल्यू आपके पास 12 है और करंट की 2.5 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, तो -3 आएगा, ऊपर जाएगा तो ये 3000.5, ठीक है, ये भी ऊपर चला जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगा 4800 ओम्स। तो मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पॉइंट इन 10 की पावर 3, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, कटेगा नहीं जाएगा, कहाँ गया पॉइंटर, ये 25 हो जाएगा, 25 का 4 दिस, हाँ 4 था 100 हो जाएगा, 12 के मल्टीप्लाई करके 48 आ जाता, तो ये वैल्यू, तो डेसिमल में स्विच करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज फर्स्ट, ठीक है, रिस्पेक्टली हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। तो पहले बार क्वेश्चन में उसने पहले कहा कि 9 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं ये सारे, तो इनको ऐड करना पड़ेगा तो ऐड करेंगे, उसके बाद एक वैल्यू आपके पास दे रखी है, क्या है आपके पास, वोल्टेज की वैल्यू 9 है, और बाकी रेजिस्टेंस को ऐड करो, इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज़ में ऐड करते हैं, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 9 10 11 12 13 14 और 12, ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 13.4 ओम, ठीक है, 12 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग 1.4 आ जाएगा ना इन सब का टोटल, इन सब का वैल्यू आ जाएगी, कहाँ जा रही हूँ मैं, 1.4, ठीक है, और प्लस करेंगे तो 13.4 ओम आ जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया रेजिस्टेंस, और ये वोल्टेज की वैल्यू है, तो हाउ मच करंट वुड बी फ्लो थ्रू द 12 ओम, 12 ओम रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्टेड है सारे, ठीक है, सभी रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो जितना करंट एक में फ़्लो करेगा उतना ही करंट अगले वाले में फ़्लो करेगा, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप सिंपल टोटल करंट फाइंड करेंगे सीरीज़ में, आई इज़ इक्वल टू वी अपॉन आर 9 अपॉन 13.4, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.64 वोल्ट, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, तो 12 में भी उतना ही निकलेगा जितना में 0.5 0.4 और ये सब है, सीरीज में कनेक्टेड थे ना ये, तो इसलिए सबकी करंट सेम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, हाउ मच 176 रजिस्टर्स in parallel are required to carry 5 ampere and this line, ये ध्यान से देखना है आपने क्वेश्चन, हाउ मच 176 रजिस्टर्स, पहली बात तो उसने कहा कि एक रजिस्टर की वैल्यू जो है हमारे पास वो ये है 176 ओम का एक रजिस्टर है, तो उसने कहा कि कितने और लगाने पड़ेंगे ताकि उनके अंदर 5 एम्पेयर करंट फ्लो करे, ठीक है, और 220 वोल्टेज का करंट मूव करे, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको पता है कि अननोन 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, सबकी वैल्यू 176 ही है, तो पैरेलल में ही लगेंगे, अब टू सोन एन करना पड़ेगा, हमें पता ही नहीं है, तो सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा एन अपॉन 176, मुझे एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन आर इज इक्वल टू एन अपॉन 176 हो गया, इसको बॉक्स में डालो फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे करंट और वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे ओम्स का, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, अब वी अपॉन आई की वैल्यू तो है, पर आर की वैल्यू क्या आ जाती है एन अपॉन 176, और वी की वैल्यू है 1 अपॉन 5, अब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 220 इंटू 176 अपॉन 5, और सॉल्व करेंगे तो आपके पास कट कटा के वैल्यू जो आएगी वो, अच्छा उल्टा, सॉरी सॉरी, यहाँ स्विच करना था ना, वन सेकेंड, अगेन रिपीट कर लेते थोड़ा सा, तो यहाँ पे
यहाँ पे आर की वैल्यू वी अपॉन आई है, तो 1 अपॉन आर की वैल्यू एन अपॉन 176 है, तो उल्टा लिखेंगे ना, आर की वैल्यू 176 अपॉन एन हो जाएगा ना, और वी की वैल्यू जो है आपकी बस 220 अपॉन 5 आ जाएगा। अब एन को स्विच कर लो, एन इज़ इक्वल टू 176 इंटू 5 और 220, कट करेंगे इन सबको तो एन की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, ये वाला ट्रिक है थोड़ा सा। तो आंसर 4 है। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग करके आ सकते हैं, बस आपको करना इस तरीके का, ये पैरेलल में कनेक्ट कर रहा होगा तो इस तरीके से ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाला केस कि वो एन बाय दिस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं। 11th क्वेश्चन में आपके पास क्या है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6। ठीक है, सबकी रेजिस्टेंस क्या है, 6 है। अब इस केस में सो दैट द कम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 और 4। अब उसने कहा 6, सबकी सब रेजिस्टेंस 6 के हैं और उनके पहले ऐसे कनेक्ट करो, ठीक है, कि वो आ जाए 9 और दूसरे को इस तरीके से कनेक्ट करो कि वो 4 बन जाए। ठीक है, तो सब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, देखो कहाँ चले, हाँ आपके पास ये 6 है, एक सेकेंड बेटा, 3 है, एक तो है। तो आपके पास हर रेजिस्टेंस के कितने दे रखे, 3 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, इनकी वैल्यू 6 ओम है, और इनको इस तरीके से कनेक्ट करो कि पहले का आंसर 9 और दूसरे का 4 है। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इनको सबको सीरीज़ में कनेक्ट करती, सीरीज़ में, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 हो जाता, तो कितना आ जाता, 18 आ जाता, तो गलत है। तो ऐसा करते हैं, एक को सीरीज़ में लगाते हैं और 2 को पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, ये 6 है, ये भी 6 है और ये 6 है, तो 6 प्लस, ये तो सीरीज़ में है पर ये जो आएगा ये 1 अपॉन करके सॉल्व करेंगे, 1/6 प्लस 1/6, 6 प्लस 2/6, 3, इसको स्विच करेंगे, 6 प्लस 3 तो 9 आएगा। ध्यान से देखो ना, अगर आपको ऐसे पता लगे नहीं कि आपने मैम ये तो कैसे कर दिया आपने, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि हाँ, आपको देखना क्या है, पहले इसको सीरीज़ वाले को सॉल्व कर लो ना, सॉरी पैरेलल वाले को, तो 1/6 प्लस 1/6 है, तो 2/6 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आर की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 3, और ये 3 और 6 इनको प्लस करो तो 9 ओम आ ही जाएगा ना। तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, उस केस के उसके बाद अगला पार्ट है, अगले वाले पार्ट के लिए उसने कहा है कि मुझे 4 ओम चाहिए। ठीक है, सॉल्व करके 4 ओम चाहिए। अभी ये सिचुएशन तो एक तो कर ली, पर अगले मुझे 4 ओम से आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो 2 को सीरीज़ में कनेक्ट करो। ठीक है, ये 6 है, ये भी 6 है, तो 12 हो जाएगा, और एक को इन दोनों के पैरेलल में लगा लो, तो सीरीज़ में ऊपर 12 हो गया और एक नीचे सीरीज़ में। अब इनको करो सॉल्व, 1/r इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, 12 प्लस 2, 3/12, और कट करेंगे तो 1/4, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 ओम। तो इस तरीके से सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। सर्व इलेक्ट्रिक बल्ब डिज़ाइन टू बी यूज दिस 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई आर रेटेड 12 वोल्ट। How much lamp can be connected in a parallel with each other across the two wires 220 volt lines if the maximum allowable current is 5 ampere? क्या कहा है उन्होंने कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिज़ाइन करना है टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन के साथ आर रेटेड 110 वाट। हाउ मैनी लैम्प्स आर कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल with each other across the two wires 220 volt line if the maximum allowable current is 5। अब हमें पता ही नहीं कि नंबर ऑफ, वही सेम कि नंबर ऑफ लैम्प्स निकालने हैं। ठीक है,
और एक लैम्प की पावर और मैक्सिमम पावर का कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले तो। मैक्सिमम पहली बात, एक बल्ब का जो रेट होगा वो 100 वॉट सॉरी 10 वॉट का होगा। वोल्टेज मैक्सिमम 220 वोल्ट ही देना है और मैक्सिमम करंट जो अलाउ करवाना है उनको 5 एम्पेयर। अब नंबर ऑफ दैट मीन्स मान लो तो कि नेट पावर जो होती है नंबर ऑफ बल्ब पावर का मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम पावर निकालने के लिए पावर का फॉर्मूला पहले तो, पावर क्या होता है V इंटू आई। अब वोल्टेज भी मैक्सिमम है, करंट भी मैक्सिमम है और ये जो वैल्यू आएगी वे भी मैक्सिमम है, नेट है, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, कितना आ जाएगा, 220 है, 200 नहीं है, 220, हाँ। तो ये आ जाएगा कैस दिस वॉट, ये नेट है। अब नेट यहाँ पुट करेंगे इसकी वैल्यू 1100 इज इक्वल टू n इंटू 1 पावर ऑफ अ बल्ब इज़ कितना 10 है, 0 से 0 कट जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 110। तो मतलब इतने सारे बल्ब लगाने पड़ेंगे, ठीक है, 220 वोल्ट और मैक्सिमम 5 एम्पीयर करंट फ्लो कराने के लिए, ठीक है। और ये सब बल्ब जो होते हैं वो किस में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में क्या दे रखा है कि अ हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ओवन connected to 20 voltage line has two resistance coil A and B each of 24 ohms resistance which may be used separately in the series or in a parallel. What are the current in the three cases? 2 coils ले लिए हैं, ठीक है, और दोनों को 220 वैल्यू दे रखी है। अच्छा ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे सिंगली इलेक्ट्रिक ओवन में वोल्टेज की वैल्यू 220 है, ठीक है। टू सेपरेट रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू और दूसरी की वैल्यू जो है वो सेम है, ठीक है, 220 ओम है। देन अब पहले उसने कहा कि सेपरेट करके बताना, सेपरेट कितना करंट बनता है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, हर टाइम पे एक ही रेजिस्टेंस लेना है, 220 अपॉन 24। तो सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग 9.67 एम्पियर करंट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा केस है कि दोनों को प्लस करके सीरीज़ में लूँ तो 48 आ जाएगा टोटल। तो करंट निकालेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 220 तो है ही, 48 से डिवाइड करो तो करंट कितना बनेगा 4.58 एम्पियर। डन। और तीसरा केस है कि इन दोनों को पैरेलल में निकालो पहले तो ध्यान रखना कि अगर रेजिस्टेंस सेम है 24 है तो इनका हाफ वैल्यू आएगी, मतलब 12 रेजिस्टेंस आएगा। कभी कभी जल्दी करना होगा तो, ठीक है। तो 124 प्लस 124 सॉल्व करेंगे 2/24, कट करेंगे तो 112। तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 ओम। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है आपने, ठीक है, करंट की फॉर्मूले में 220 अपॉन 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास करंट ज़्यादा आएगा, क्योंकि नीचे पीछे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जो थे वो कैसे थे, ज़्यादा थे 12 से, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 18.33 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गए आंसर इसके। कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना। नाउ क्वेश्चन 14 के केस में क्या है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है। अब आपके पास उसने कहा कि पावर कंपेयर करनी है, ठीक है, तो पावर बाद में निकालेंगे, पहले सिचुएशन देखो, दो सिचुएशन दे रखी है। एक में बैटरी जो है 6 वोल्ट की लगाई है और 1 ओम और 2 ओम को सीरीज़ में कनेक्ट किया है। यहाँ पे 2 ओम दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे 4 वोल्ट दे रखा है, यहाँ इसमें पैरेलल में कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो पहले तो पावर इन केस ऑफ, हाँ, अगर सीरीज़ में अच्छा जी, अब इस केस में आपके पास क्या क्या दे रखा है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वोल्टेज की वैल्यू 6 है और रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में, तो इन दोनों को प्लस कर लो तो 3 ओम बन गया। पावर की वैल्यू निकालने के लिए पावर का फॉर्मूला लगाएंगे I²R, ये फॉर्मूला भी होता है तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। करंट की वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, करंट निकालना पड़ेगा मतलब।
करंट इन केस ऑफ करंट तो दे ही नहीं रखा, तो करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाओ, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर करो, वी की वैल्यू 6 है और ये 3 है तो 2 आ जाएगा, 2 एम्पेयर करंट है। अब वैल्यू पुट करो, पावर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 3 है, 4 इंटू 3 तो 12, ठीक है 12 आता है। अगर उसने ओके ये तो 12 आ गया ना, पर 12 थोड़ी पूछा, उसने कहा है कि 2 रजिस्टर के लिए ही पावर को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी, तो यहाँ पे आएगा 8 वॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट केस, वोल्टेज की वैल्यू 4 वोल्ट दें और जो रेजिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट नहीं करनी है क्योंकि उसने एक रजिस्टर ही पूछा है 2 ओम के लिए। तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, वी स्क्वायर अपॉन आर। 1 सेकेंड, इसको ढंग से रब कर देते हैं। हाँ आप देखो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 4 इंटू 4 अपॉन 2, 2 से 2 2 और ये 8 वॉट। अब उसने क्या पूछा है, रेशो पूछा है, कंपेयर करने को कहा है ना उन्होंने, तो इसको पावर ले लेते हैं पावर 1 और इसको ले लेते हैं 2, इन दोनों को डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 8/8, तो 1:1 आंसर आ जाएगा इसका। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हम क्या करेंगे, 2 लैंप्स दे रखे हैं, 1 रेट इज दिस, ए की पावर ये है, ए की वोल्टेज है, अनदर का वॉट ये है, इसका दिस, कंबाइन पैरेलल इलेक्ट्रिक मीन सप्लाई, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई इज D20। तो उसके लिए आपको ये क्वेश्चन जो था वो CBSE में 2018 में भी आया था, तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो पहले तो सॉल्व कर ड्रॉ कर लेते हैं साइड में डायग्राम कि क्या बोला हुआ है। उसने कहा है कि 2 लैंप्स है, ठीक है, एक और ये है और एक और लैंप है, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है, इसकी पावर दे रखी है 100 वॉट और इसकी दे रखी है 220, इसकी पावर दे रखी है 60 वॉट और 220 ये दे रखा है। ना जो बैटरी कनेक्ट करी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है 220। अब यहाँ से करंट बना, यहाँ से गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1 I2, तो पहले हमें I1 I2 निकालना पड़ेगा, देन यू कैलकुलेट द आंसर। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट की वैल्यू पहले एक बल्ब की निकालो, फर्स्ट बल्ब की वैल्यू निकालो, इसकी निकालो, फिर इसकी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पावर की वैल्यू कितनी आ जाए, पावर कह रही हूँ मैं, पावर तो गिवन ही है, मुझे फर्स्ट पार्ट बल्ब का निकालना है, पार्ट I1 P अपॉन V, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है ना, राइट। तो यहाँ से आई निकाल लिया, तो 100 अपॉन वॉट 220, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाना चाहिए, पर अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्व करें। अब रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ओम्स लॉ का, R इज इक्वल टू V अपॉन I1। V की वैल्यू 220 है, I की वैल्यू दिस इंटू 220, तो सॉल्व करेंगे तो 484 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का, सेम सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करना है, इसका 60 था, ठीक है, ये एम्पेयर में आ गया। नाउ इसकी रेजिस्टेंस ये R1 था, इसको R2 ले लेते हैं, V अपॉन I2, तो V की वैल्यू तो 220 था, 60 इंटू 220, ठीक है, क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके सॉल्व करके 24203 ओम, ठीक है। अभी तक इतना ही आएगा। अब उन्होंने कहा है कि इन दोनों के रेजिस्टेंस तो निकलाएं,
तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो 1/R प्लस 1/R तो सॉल्व करें इसको। 1/R की वैल्यू क्या बनेगी, 1/484 प्लस 1/34323। सॉल्व करेंगे इसको पूरे को तो एलसीएम बनेगा 5 + 3/2420 और सॉल्व करेंगे तो 82420। अब इसको स्विच करो तो क्या बनेगा 24। तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2420/8। ठीक है, ये आ गया। अब ये आ गया ओम, ये आ गई रेजिस्टेंस टोटल दोनों की। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है करंट, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, कि इतने वोल्टेज में इतने रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए तो नेट करंट कितना बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाना है तो लगाएंगे ओम्स लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V = IR, सॉरी V = IR। अब मुझे करंट ही निकालना है यहाँ से तो I = V/R। अब V की वैल्यू पीछे क्या दे रखी निकाली थी हमने 220, सॉरी। ठीक है, 220 अपॉन और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी 420 इंटू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका करंट का वैल्यू 0.73 एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो आपको पहले ड्रॉ करना है एंड देन फॉलो द कंसेप्ट की, क्योंकि उसने पूछा था कि टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द 220 वोल्ट देने पे, ठीक है, नेट करंट कितना फ्लो करता है, तो उसके लिए मुझे इन दोनों का रेजिस्टेंस चाहिए था इक्विवेलेंट, तभी हमने सारा वैल्यू सॉल्व करी। अब इसमें पावर दे रही थी इसलिए पावर के फॉर्मूले से करंट निकाला दोनों का। ठीक है, करंट निकाला। अब करंट को दैट मीन्स की रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखना था कि वो कितना दैट मीन्स की ड्रॉन करता है। ठीक है, टोटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच यूज़ मोर एनर्जी 220 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और दैट मीन्स की 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट। तो दोनों को निकाल लो सेपरेट करके। ठीक है, एक का पावर है 250 वॉट और टाइम 1 आवर दे रखा है और यहाँ पे पावर दे रखी है 1200 वॉट इन टाइम 10 मिनट। अब हमें एनर्जी निकालनी है तो आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी क्या होती है बताओ, एनर्जी कितनी होगी। तो वर्क डन तो सुना होगा ना, पावर = वर्क अपॉन टाइम तो सुना कई बार आपने। तो ये जो वर्क डन है ये नथिंग बट एनर्जी है। तो एनर्जी इंटू पावर इंटू टाइम होता है। तो बस मल्टीप्लाई कर लो। पहले 1 आवर को एज इट 1 आवर रखना है तब तो ठीक है। तो इसको भी मिनट, ये जो 10 मिनट दे रखी है इसको भी 1 आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 250 इंटू 1 तो सॉल्व करेंगे तो एनर्जी 250 वॉट आ जाएगा। इधर देख लो पावर दिस इंटू 10 मिनट अपॉन 1 मिनट में 60, 1 आवर में 60, सॉरी 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो स्विच करेंगे 1 मिनट में कितना वैल्यू आ जाएगी 60। सॉल्व कर लो कितना आएगा 200 वॉट आवर। तो इसका क्या मतलब है कि टीवी का जो एनर्जी है, पावर लिख रही हूँ सॉरी, पावर नहीं है एनर्जी है ये, E2 और E1 ले लेते हैं ना। तो E1 मतलब टीवी की जो एनर्जी है वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू टोस्टर। टोस्टर जो है वो कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, वैल्यू सेम रखनी है इनको ना। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 drawn this current from the surface main to wards. Calculate the rate at which the heat is developed in the heater. तो इस केस में उसने पूछा कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट। तो सिंपली उसने पावर की वैल्यू पूछी है, क्योंकि वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होता है, और वर्क नथिंग होता है हीट। ठीक है, हीट अपॉन टाइम है।
तो इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगी। तो गिवन क्या क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखी है, करंट आपके पास 15 एम्पेयर दे रखा है, ठीक है, और टाइम दे रखा है उसके 2 आवर, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, अपॉन टी, डी से टी वैल्यू कट जाएगी तो करंट का टाइम की वैल्यू यूज़ ही नहीं होगी, तो आई स्क्वेयर आर ही बचेगा। वैल्यू सॉल्व पुट करो, वैल्यूज़ 15 इंटू 15 और आपके रेजिस्टेंस है 8। अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब लास्ट क्वेश्चन था इस टेक्स्ट का, तो इस केस में सिंपली क्या है, रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन है। अब उसमें क्वेश्चन 1 देखते हैं कि वाई इज़ द टंगस्टन यूज इन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक लैम्प्स में क्यों यूज़ किया जाता है। अच्छा, तो इस दैट मीन्स टंगस्टन को क्यों यूज़ किया जाता है फिलामेंट की फॉर्म में लैम्प्स के अंदर। तो टंगस्टन जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। तो जब भी हम इसमें से एनर्जी, जब हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो अगर मैं इसमें से कुछ दैट की हीट, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करूँ इसको, तो ये मेल्ट नहीं होता, इट नॉट मेल्टिंग, इट नॉट स्टार्ट मेल्टिंग, ठीक है। तो सिंपल लिखना है कि टंगस्टन्स हैविंग अ, ऐसे मेटल्स भी होते हैं, मतलब मटेरियल सिंपली कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से वो यूज़ करते हैं उनको फिलामेंट की फॉर्म में ज़्यादा हीट देने, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3300 समथिंग डिग्री सेल्सियस का होता है, और हम हीट 2700 डिग्री सेल्सियस तक दे ही पाते हैं, जिसकी वजह से वो मेल्ट नहीं करता, इवन वो हीट देता है और ग्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा है कि वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयन मेड अप एलॉयज, एलॉय से बने होते हैं एज कम्पेयर प्योर मेटल, ठीक है। इसके दो ही पॉइंट थे कि जो एलॉय होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और वो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, साथ में रजिस्टिविटी हाई होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन नहीं करते, नो ऑक्सीडेशन ऑफ द एलॉयज, बिकॉज ऑफ दैट दे आर यूज एज अ हीटिंग डिवाइसेस, ठीक है। कि रजिस्टिविटी बहुत हाई होने इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हीट देने पे भी मेल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और हाई हीट पे एयर में प्रेजेंट होने के बाद भी वो ऑक्सीडाइज, खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करते और किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं करते। बाकी अगर कोई और मेटल यूज़ करते तो वो ऑब्वियस है ऑक्सीडाइज करते हीट होने पे। अगर आपने मेटल नॉन मेटल का चैप्टर स्टडी किया तो उसमें ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है थर्ड, वाई इज़ द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज इन द डोमेस्टिक सर्किट्स, ठीक है। तो इसके आपने पैरेलल केस के अंदर पॉइंट्स लिखने हैं कि सीरीज़ की जगह पैरेलल को डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस इफ़ वी गोइंग टू बी स्टॉप वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस देन अदर, दैट मीन्स कि अदर अप्लायंस गोइंग टू बी अफेक्टेड ऑफ दैट, क्योंकि वो भी स्विच ऑफ हो जाएंगे, वर्किंग नहीं कर पाएंगे और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि सीरीज़ में कनेक्ट करने से, ठीक है, वो सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, अगर मैं एक को बंद करता हूँ ये भी बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हम अच्छे से काम नहीं कर पाते, अप्लायंस प्रॉपरली दैट मीन्स कि इंडिपेंडेंट नहीं होकर काम कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन। तो आपको सिंपल याद रखना है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इफ द एरिया इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस गोइंग टू बी डिक्रीजेस, ठीक है, सिंपल सा केस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ, वाई आर द कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। पहली बात तो दोनों ही चीप है, ठीक है, बहुत सस्ता है, और इनकी जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत लो होती है, लो होने से वो बहुत ज़्यादा करंट ईजिली फ्लो कर पाती है, जिसकी वजह से वो, और हाँ इनका जो टेम्परेचर मेल्टिंग, सॉरी नॉट मेल्टिंग, इनका टेम्परेचर भी लो होता है, ठीक है, और इतना ज़्यादा वो हीटअप नहीं होती, देयर इज़ नो हीट, नो हीट, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।